अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा बहावलपुर का विज़िट रहा, जिसकी तमाम हिस्ट्री से हमने आपको आगाह किया। ये हिस्ट्री तो ऐसी हिस्ट्री है जिसको अक्सर लोग जानते हैं, लेकिन नवाबों के इस शहर की स्टोरी बड़ी दिलचस्प और बड़ी वज़ादार है। इसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने को मिलती हैं। आज हम मौजूद हैं अहमदपुर शर्किया में और ये पीपी हल्का 249 है। यहाँ की एक मुमताज़ समाजी सियासी शख्सियत जिन्होंने एमपी का इलेक्शन कंटेस्ट किया, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और विन किया। उन्होंने विन करने के बाद वो पब्लिक अफेयर्स पर मबनी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही। मेरी मुराद काजी इदनान फरीद साहब हैं, जो काजी अबैदुल्ला साहब के बेटे हैं, और काजी अबैदुल्ला साहब इंतहाई सादा मिजाज और नहायत शरीफुल नफ्स इंसान थे। उन्होंने अपने लाइफ में अपने बच्चों को सिक्योरेंस, मजहबी और सियासी समाजी नुक्ता नज़र से बड़ी तालीम दी, और उसी लर्निंग की वजह से आज काजी इदनान साहब हूँ या इनके दूसरे भाई हूँ, उनमें एक डिफरेंट ज़ात पाया जाता है जो आम लोगों में नज़र नहीं आता। नाज़रीन, हम बात करेंगे हल्का पीपी 249 के मसाइल पर, हम बात करेंगे अहमदपुर शर्किया के मसाइल पर, और हम बात करेंगे यहाँ की तमाम सियासत पर मबनी लोगों की रेपो के बारे में, और क्या क्या अचीव किया, क्या गेन किया, कौन से काम हुए, और स्पेशली इनके कज़न जो हैं बलीगुर रहमान साहब इस वक्त पंजाब के गवर्नर हैं, उन्होंने किस तरह से डिलीवर किया और किस तरह वो डिलीवर कर रहे हैं। पहले वो मिनिस्टर्स भी थे, तो इस पर भी उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। जी सर, पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि ख़ानदानी सियासत में आपने सियासत अपने मामू से आपकी सियासत का आगाज़ हुआ। सियासत में जब आप आए तो आपका एम्बिशन क्या था? जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे जो भी पॉलिटिक्स शुरू करता है, मेरे मामू ने सबसे पहले वो हासिलपुर से इलेक्ट हुए एमएनए, और फिर उनके बाद बलीगुर रहमान साहब बहावलपुर से 2 दफ़ा इलेक्ट हुए। जी जी। तो जबकि मैंने अपनी सियासत का आगाज़ यहीं अहमदपुर शर्किया से किया, और ज़ाहिर है कि उसका बुनियादी मकसद यही था कि हमारे अवाम की जो महरूमी है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे मसाइल थे जो कि पाकिस्तान के बनने के बाद से जू के तू चले आ रहे थे। जी जी बिल्कुल। तो कोशिश ये थी कि हम उनके हल के लिए जो अपना इनपुट है उसको डालें और अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम करें। सर, जिस तरह से आप रहनुमा मुस्लिम लीग नून हैं और नायब सदर भी हैं यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के, किस तरह से आप अपनी तंजीम साजी के हवाले से, मेरी मुराद तंजीम साजी है, किस तरह से आप अपनी इस ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे हैं? जी बुनियादी तौर पे हमारी जब रीस्ट्रक्चर हुई मुस्लिम लीग, तो उसमें ज़ाहिर है कि मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। तो उसके लिए अभी बड़ी विगर के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं, और अभी रिसेंटली हमारी जो यूथ विंग की एक मेंबरशिप ड्राइव थी, अभी उसको हम कंक्लूड कर रहे हैं, और बड़ी मैसिव मेंबरशिप हुई है यूथ के अंदर। जी जी। और उसके अलावा अभी फिर बाकी विंग्स को भी हम उसी तरह एक शेड्यूल के तहत मुतहर्रिक कर रहे हैं और लोगों को अपनी पार्टी की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं, एक ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कि जो अवामी खिदमत का एक ट्रैक रिकॉर्ड है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सरबराही में मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो उन्होंने बतौर खादिम पंजाब खिदमत सर अंजाम दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा खिदमत का ट्रैक है जिसको लेके हम लोगों के पास जा रहे हैं और बहुत पसीराई मिल रही है। बिल्कुल सही। सर, अगर आपके हल्के पीपी 249 के मसाइल की बात करें तो मैं समझती हूँ कि एक मसाइल की मुकम्मल अजारादारी नज़र आती है इस हल्का में, अहमदपुर शर्किया में। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से हों या वैसे ओवरऑल देखा जाए, इस पर आपकी क्या नज़र षानी है? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि यहाँ पे बहुत से इश्यूज़ थे जो हल तलब थे, और कुछ तो बदस्तूर हैं। उसके अंदर सबसे अहम मसला जो मैं समझता हूँ कि वो रोज़गार का मसला था, क्योंकि हमारा कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से हमारे यहाँ कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, अगर हम बात करें तो, जो ईयर राउंड काम करे। यहाँ पे सीजनल लोगों के इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जिसमें फ्लावर मिल्स हैं या कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज़ हैं। उसके अलावा ईयर राउंड वहाँ पे रोज़गार नहीं मिलता। तो बुनियादी तौर पे जो हमारे यहाँ रोज़गार का मामला है वो काश्तकारी से वाबस्ता है। तो बदकिस्मती से पिछले कुछ सालों के अंदर
जो काश्तकारी की बैकबोन आप समझते हैं कि किसी चीज़ को कह सकते हैं, तो वो है पानी। तो पानी की शदीद किल्लत का सामना था हमारे इस पूरी तहसील को, बिलखसूस हमारे इस हल्का जो अब 249 है। तो मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने मेहरबानी की। जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई इलेक्ट होने के बाद, तो उन्होंने हमें 2 अरब रुपए की एक स्कीम दी, जिससे हमने अपना पूरा जो हमारा एपी ब्रांच का सिस्टम जो हमें इरीगेट करता है उसको ओवरहॉल किया, और बहुत ही उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के लोगों को फ़ायदा हुआ। हमारी नहरें ठीक हुई, जो मतलब है कि टेल्स जिनकी फीड नहीं होती थी वो अल्हम्दुलिल्लाह टेल्स फीड होती रहीं, और नहरों के अंदर जो पानी फीड करने की कैपेसिटी कम थी वो बेहतर हुई। तो उससे बहुत रोज़गार बेहतर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अगर हम बात करें जिस तरह से आपने माशाल्लाह से वसीयत एमपी के आपने वक्त गुजारा, 2013 से 2018 तक का ये टेन्योर था। इस टेन्योर में पब्लिक अफेयर्स पर मबनी कमेटीज़ में आपको ज़्यादा इंक्लूड किया गया, और कमेटी नंबर 1, कमेटी नंबर 2, कमेटी नंबर 3, इस तरह से करके आपको एक मतलब पब्लिक के और ज़्यादा करीब होने का मौका मिला। कैसी ऑब्जर्वेशन रही, पब्लिक की क्या डिमांड्स रहीं, क्या शॉर्टकमिंग्स रहीं पब्लिक के पास? आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें नज़र आईं जिन पर आप चाहते हैं कि प्रायोरिटी बेस पर अगर आप दोबारा से इलेक्ट होते हैं तो प्रायोरिटी बेस पर आप काम करें? जिस कमेटी की तरफ आप रेफ़र कर रही हैं, जी जी, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जी जी, जो पंजाब की। तो जी जी, मैं उसका मेंबर था। तो उसके अंदर बुनियादी तौर पे जो अदारों की कारकर्दगी है, उनके अखराजात के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, और जो अखराजात उन्होंने किए बिलखसूस उनके ऑडिट के हवाले से, ठीक, तो वो उसके ऊपर उसमें तवज्जो दी जाती है कि जिन महकमों के अंदर अगर कोई बेज़ाब्तगी रिपोर्ट हुई है, कोई ऑडिट पैरा उसके अंदर बना है, तो उसको देखा जाए कि भाई उसके मुतल्लिका इदारे ने क्या एक्शन लिया है, अपने जो उनको बजट दिया गया था उसको उन्होंने कितना खर्च किया, वो क्यों बच गया। तो बुनियादी तौर पे ये अदारों की कारकर्दगी के हवाले से ये अकाउंट्स के एतबार से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। अच्छा, मैं पीआरओ के हवाले से समझ रही थी कि जैसे पब्लिक रिलेशन के साथ होता है सर। ज़ाहिर है कि उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि ज़ाहिर है कि जिस अदारे ने अच्छा परफॉर्म किया है, अपना बजट लेके उसको पूरा खर्च किया है, और फिर उनके बकाया जात कुछ नहीं है, तो बुनियादी तौर पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ये काम है, और वो उस हवाले से हम उसको देखते और सुपरवाइज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की अपनी तरफ से कि एक बेहतर काम हो। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से मुस्लिम लीग नून का या पीडीएम का एजेंडा था और अलायंस था तमाम पार्टीज़ का, और मेन महवर जो है वो महंगाई को कंट्रोल करना था, अनफॉर्चुनेटली महंगाई का जिन काबू ना सका, और हालात जूँ के तूँ बल्कि उससे भी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। ऑडिट होने वाला है, अब दोबारा से एक नया जो है वो बिल पास होगा, उस पर साइन होंगे, एक सिस्टम। क्या लगता है आपको, पब्लिक के लिए ये आसानी पैदा होगी या क्या, किस तरफ हालात जा रहे हैं? जो आपने सवाल जिस अंदाज से पुट किया, अगर इसको हम दुरुस्त तौर पे मैं आपको इसके बारे में अर्ज़ करूं, तो बुनियादी तौर पे जब पीडीएम की हुकूमत आई, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, इसका बुनियादी मकसद ज़रूर महंगाई को कंट्रोल करना था, लेकिन सबसे पहला मकसद ये था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया जाए। पाकिस्तान जिस मौशी पस्ती की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ रवां दवां था, और उसका बायस ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है ये नहीं, बल्कि जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने उसको जिस इकनॉमिक पस्ती की तरफ धकेल दिया था मुल्क को, बुनियादी मकसद पाकिस्तान को उस पस्ती में गिरने से बचाना था, ताकि खुदा न खास्ता पाकिस्तान का हाल श्रीलंका या उस किस्म के ममालिक की तरह ना हो माशी तौर पे। तो बुनियादी एजेंडा पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट को एवर्ट करना था, और चूँकि जो IMF के साथ जो मुआहदा था वो साबका हुकूमत ने करके उसको तोड़ दिया था जाते हुए, जिसको अगर ये कहें कि माशी बारूदी सुरंग जिसको कहते हैं,
वो माशी बारूदी सुरंगें बदकिस्मती से इमरान खान साहब या पीटीआई की गवर्नमेंट बिछा के गई। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, 2018 की सूरत हाल में लेके जाऊं, तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किया था। और जो जिस हालात में 2013 में गवर्नमेंट संभाली थी और जितने बड़े एनर्जी क्राइसिस को मीट किया था, वो मैं समझता हूँ कि उसके लिए ज़रूरत नहीं है इस बात की कि वो बताया जाए, बल्कि आप और हम सब इस बात के शाहिद हैं कि 2 घंटे भी बिजली नहीं हुआ करती थी। और जो इकॉनमी इमरान खान साहब को हवाले की गई वो 5.8 की इकॉनमी थी। ये वो इकॉनमी थी कि जिसके अंदर डॉलर 110-15 रुपए के ऊपर उनके हवाले किया गया था। ये वो इकॉनमी थी जिसके अंदर घी 150 रुपए पे उनके हवाले किया गया था। ये वो इकॉनमी थी जिसमें चीनी 50 रुपए पे आवाम को मिलती थी। ये वो इकॉनमी थी जिसमें सीमेंट 500 रुपए के अंडर मिलता था। ये वो इकॉनमी थी जिसमें सरिया 100 रुपए के अंडर मिलता था। तो उस इकॉनमी को डीरेल किया अपनी बद इंतज़ामी की वजह से, अपने मामला फहमी के फुकदान की वजह से, गलत टीम को वहाँ पे अपॉइंट करने की वजह से। कि आपने ये देखा कि इनके जो सबसे बड़े स्टॉलवर्ट थे असद उमर साहब, वो उनको 8 महीने बाद इनको खुद सैक करना पड़ा। फिर इन्होंने एक और तजर्बा किया, फिर उसके बाद एक और तजर्बा किया। तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को उन्होंने अपने इन मौशी तजर्बात की नज़र किया, जो हमारी एक्सपीरियंस्ड और अनएक्सपीरियंस्ड जो है वो सारे नाकाम हो गए। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप फायर फाइटिंग एक अमल है, जब फायर फाइटिंग चल रही होती है तो उस वक्त आप ना अपने कपड़े संभाल सकते होते हैं, ना अपने आप पैसे बचा सकते होते हैं। उस वक्त आपने सिर्फ अपनी जान बचानी होती है कि आग को किसी तरीके से हम बुझा के अपनी जान बचाएं। तो उसके अंदर जो नुकसान होता है उसको नहीं देखा जाता। बुनियादी तौर पे इस 5.8 की इकॉनमी वाले मुल्क में, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में था, जिसके अंदर इकॉनमी माशाल्लाह थ्राइव कर रही थी, और बैनुल-अक़वामी इदारे, ब्लूमबर्ग और बाकी इदारे जो हमारी मईशत के ऊपर अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, वो ये कह रहे थे, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नहीं कह रही थी, वो लोग ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान इसी रफ्तार से तरक्की करता रहा तो बाय 2025 पाकिस्तान G20 का मेंबर होगा। पाकिस्तान की इकॉनमी दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज में शामिल होगी। तो मुझे ये बताएं, ये तो वो पाकिस्तान इनको हवाले किया गया था, और उस पाकिस्तान को इस हाल में डुबो दिया कि वो डिफ़ॉल्ट, खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। तो जब IMF या बाकी इदारों से बात होती थी तो वो ये कह रहे थे कि हमसे उन्हीं टर्म्स के ऊपर आप मुआहदा शुरू करें जिन टर्म्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमसे करके गई है। ज़ालमाना शराइत के ऊपर वो मुआहदे किए गए थे, और वो इनकी बिल्कुल कम इल्मी और बिल्कुल मामला फहमी की कमी की वजह से। आपको मैं अर्ज़ करूं कि आप ख़ुद इस बात को समझती होंगी, मैं समझता हूं कि 2013 के अंदर जब मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट संभाली थी, फौरी तौर पे IMF के पास गए थे। मेरा नहीं ख्याल कि किसी अवाम को ढिंढोरा पीटा गया। और 2013 से लेके 2016 में हाथ मिला के IMF को गुड बाय कर दिया मियां नवाज शरीफ ने कि थैंक यू वेरी मच, हमने आपका प्रोग्राम कंक्लूड कर लिया सक्सेसफुली। और आपको याद होगा कि साहब डार साहब को बेहतरीन वज़ीर ख़जाना का उन्होंने अवार्ड दिया था IMF ने, कि इन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ हमारे प्रोग्राम को जो हमने रोल आउट किया उसको बड़ी कामयाबी के साथ सक्सेसफुली इसको कंक्लूड किया। तो ये तो वो पाकिस्तान हवाले। अल्लाह करे सर ऐसा ही दोबारा से हो कि एहसान डार साहब को दोबारा से ही ये अवार्ड दिया जाए और उनको ये कहा जाए कि आप बहुत अच्छे से इकानमी को कंट्रोल कर पाए। लेकिन हालात जो हैं वो बदस्तूर जो हैं बिगड़ रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। अगर हम सर आपके हल्का की बात करें तो हल्के में अगर इलेक्शन होते हैं, वैसे तो होने चाहिए आफ्टर 5 इलेक्शन कराना किसी एक इदारे का यकीनन इलेक्शन कमीशन का जिम्मा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को
बीसीओ ऐसे इदारों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए वो अपने इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कर सकें। इलेक्शन कमीशन मुल्क के हालात, सबसे अहम चीज़ आपके मुल्क के हालात हैं कि वो उसके अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो जिस दहशतगर्दी की और बदअमनी की मैस को दफन कर दिया गया था आज से 5 साल पहले, बदकिस्मती से वो वेव दोबारा निकल आई है। तो इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन का फ़ैसला होना है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सलामती और आवाम की सिक्योरिटी है वो पैरामाउंट है। अब यकीनन कोई भी इलेक्शन से आगे पीछे नहीं हो रहा, लेकिन बदकिस्मती से जो मुल्क के हालात इस नहज पे पहुँचा दिए गए कि कहीं पे आप इस किस्म की एक्टिविटी करें, एक तो उसके लिए आपके पास रकम का होना या फंड्स का होना ज़रूरी है, फिर उसके साथ उस तरह के इंतज़ामात का होना भी ज़रूरी है जिसके अंदर आप इलेक्शन का इनेकाद कर सकें। इंशाल्लाह जल्द इलेक्शन हों। बिल्कुल सही सर। अगर इलेक्शन होते हैं तो आपको अपने हल्के 249 में मुकाबला किसके साथ नज़र आता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चलें इस वक्त आल इन आल जो हैं वो छोड़ते जा रहे हैं और अपने 9 मई के हवाले से सबको शर्मिंदगी फ़ील हो रही है। क्या लगता है आपको, आपके हल्के में मुस्लिम लीग नून का ग्राफ क्या है, मुकाबला किसके साथ होगा? मैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून का ग्राफ हमेशा यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा और हमेशा मुस्लिम लीग नून ने एक बहुत ही अच्छा मुकाबला पुटअप किया अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी अच्छी लीड के साथ जीतते रहे। लेकिन बदकिस्मती में से जो 2018 के इलेक्शंस थे उसके मुतालिक आपने बहुत सी, यकीनन आप एक रिनोन सहाफ़ी हैं, आपको पता है कि किन हालात में वो इलेक्शंस हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो इलेक्शन है वो रिवायती हरीफों के साथ ही होगा। बिल्कुल सही, यानी कि कंपटीशन आपको रवायती हरीफों के साथ नजर आता है। अगर सर बेसिक प्रॉब्लम्स, बेसिक नीड्स की बात करें, स्पेशली बेसिक राइट्स की बात करें जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन है, तो चूँकि जिस तरह से बहावलपुर का ओवरऑल देखा जाए तो 48 है लिटरेसी रेट, इसकी इम्प्रूवमेंट में आप किस तरह से कलीदी किरदार निभाएंगे? मैं समझती हूँ कि एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि अगर इसमें कौमें आगे जाती हैं तो फिर एक नई तब्दीली, नई नस्ल परवान चढ़ती है, नए सिस्टम इंट्रोड्यूस होते हैं। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि इसको तालीम ही एक निजात का रास्ता है, तालीम ही यकीनन तरक्की का रास्ता है। और मुस्लिम लीग नून की ही गवर्नमेंट थी। अगर आप आज के फिगर्स और 2013 से 18 के फिगर्स उठा के देख लें तो आपको आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद 18 के मुकाबले में आज कहीं ज़्यादा मिलेगी। इसकी वजह यह है कि इस दौर के अंदर तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं दी सही। मैं अगर अपने हल्के की बात करूं तो मेरे पूरे हल्के के अंदर आपका बॉयज़ या गर्ल्स कोई भी, आप अगर किसी स्कूल में चले जाएं तो इफ़ आई एम बीइंग वेरी केयरफुल तो आई वुड से कि 90% ऑफ द स्कूल्स, बीट गर्ल्स स्कूल या बीट बॉयज़ स्कूल्स, उनके अंदर हमने मिसिंग फैसिलिटीज़ मुकम्मल की। उस चीज़ को, मिसिंग फैसिलिटीज़ को बेहतर करने की वजह से हमारे स्कूल्स के अंदर माहौल कंड्यूसिव हुआ। वहाँ पे बच्चों की तादाद बढ़ी, जहाँ पे वॉशरूम्स नहीं थे वहाँ वॉशरूम्स आए, जहाँ पे फर्नीचर नहीं था वहाँ फर्नीचर आया, जहाँ पे ब्लैक बोर्ड्स नहीं थे वहाँ ब्लैक बोर्ड्स आए, जहाँ पे इवन बिल्डिंग स्ट्रक्चर का मसला था वहाँ पे उसका नया स्ट्रक्चर बना। तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद वो अगर आप इन दो दौर को कंपैरिजन करें तो उसके अंदर, हमारे दौर के अंदर आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। जहाँ तक जी, मैं आपसे ये कहना मुनासिब समझूंगी कि सर बजट जब बनाया गया 2022 का, अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब ने बजट अनाउंस किया तो उसमें एजुकेशन सेक्टर के लिए आप भी जानते हैं बहुत कम जो है वो बजट रखा गया हेल्थ एंड एजुकेशन पर। आपको क्या लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन पर कुछ ज़्यादा नहीं फोकस करना चाहिए? मैं ये करूँ कि शहबाज शरीफ साहब की जहाँ तक बात है तो जब वो यहाँ पे खादे में पंजाब के वाले से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे तो उस वक्त उन्होंने हिस्टोरिक हाई बजट एजुकेशन और हेल्थ के अंदर दिया, जिसकी वजह से एजुकेशन और हेल्थ के अंदर आप
यकीन माने कि इनकलाब आया। अगर आप आज तशरीफ़ ले जाएं यहाँ THQ अहमदपुर, ये पंजाब का बल्कि आगे से पाकिस्तान का वाहिद ISO सर्टिफाइड हॉस्पिटल था पूरे पाकिस्तान में THQ कैटेगरी का। अगर आप, मैं ज़रूर आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तशरीफ़ ले जाएं और जाके देखें, आपको शायद ही इस किस्म का अस्पताल कहीं बड़े शहरों के अंदर भी नज़र आए। तो ये यकीनन शहबाज शरीफ साहब की जो हेल्थ का विजन था उसका अक्कास है। उसके अलावा जितने हमारे यहाँ BHUs हैं उन तमाम को हमने रिवैम्प किया, उधर एम्बुलेंस दी जच्चा बच्चा के लिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कोई बहुत, क्योंकि बजट तो मेरे ख्याल है कि बजट स्पीच आज होगी, तो कि अगर आप इस दौर को देखें तो ये दौर मुस्लिम लीग नून का की पॉलिसीज़ का नतीजा नहीं है। बदकिस्मती से ये इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ का नतीजा है। जी बिल्कुल ऐसे सही। आप किसी से अगर ये तवक्को करें कि वो जिस बुरी तरह इकॉनमी को तबाह किया गया, वो कोई अलादीन का चिराग ला के एक दिन के अंदर उसको हालात को तब्दील कर दें, तो मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन है। हमें सब्र के साथ उस वक्त का इंतज़ार करना होगा। कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कंट्री में आ जाए ताकि हमारी जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है वो हम अल्लाह करे ऐसा ही हो। बलीगुर रहमान साहब की अगर बात करें तो बीइंग अ गवर्नर ऑब्वियसली वो पूरे पंजाब को ही के गवर्नर हैं, अपने हलके और स्पेशली बहावलपुर में कुछ स्पेशल उन्होंने किया हो? मैं ये करूँ कि गवर्नर का एक आईनी होता है और हाँ, वो उसमें ये बिल्कुल नहीं होता कि उसमें सूबे के वो आईनी सरबराह है और अपनी उस आईनी कैपेसिटी के अंदर वो जो बेहतर अपने हल्के के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे सूबे के लिए जो वो कर सकते हैं वो करते हैं। उसके अंदर वो जो भी कुछ तजावीज़ उनको मुख्तलिफ एसोसिएशंस की तरफ से या चेम्बर्स की तरफ से या कारोबारी तबके की तरफ से या इंटेलिजेंशिया की तरफ से मिलती है, वो अपनी सिफारशात को प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजते रहते हैं। और उस ख़ास तौर पे जो जहाँ तक एजुकेशन सेक्टर है, क्योंकि उनका अपना बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है एजुकेशन के साथ, तो बीइंग चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पंजाब, तो खा वो प्राइवेट सेक्टर की हों या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हों, तो वो मुतवज्जे करते रहते हैं बेहतरी के लिए। और अगर आप जिस तरह ये हमारा फ्लड्स का मामला था उसके अंदर उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया फिलैंथ्रोपिस्ट के ज़रिए भी और यूनिवर्सिटीज़ को भी मुतवज्जे करके, और बाकी अदरवाइज़ एजुकेशन के लिए उनका ख़ास पैशन है। बिल्कुल सही सर। 249 के आपका जो हल्का है उनके उस लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? और इसी तरह से अगर अहमदपुर शर्किया की बात करें तो जिस तरह से मसाइल हैं उनके साथ आज क्या आप स्पेशल हमारे चैनल की वसातत से क्या बात करेंगे? बुनियादी तौर पे चूँकि हमारा साउथ में अमूमी तौर पे को थोड़ा गुर्बत का और रोज़गार की कमी का सामना रहता है, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा बहुत कोशिश की। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम उस जद्दोजहद को फिर जारी करेंगे और तरक्की के सफ़र को इंशाअल्लाह वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था। इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। बिल्कुल सही जी। तो नाज़रीन, ये थी काजी इदनान फरीद साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। पुरअज़म है अपने हल्के के लिए, अपने लोगों के लिए, और काम का जो तसलसल इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से वो करना चाहते हैं हल्के में, पहले भी हुए और मज़ीद जहाँ जहाँ कोई शॉर्टकमिंग्स हैं उसको क्लियर करना चाहते हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को और इस्तिकामत और ताकत दे और कामयाबी और कामरानी दे। इस दुआ के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।